नमस्कार साथियों, सीमांत एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। देखिए, आज का टॉपिक विशेषण रहेगा और विशेषण के अंतर्गत हमने किन किन टॉपिकों को पढ़ना है, जिनमें पहला सार्वनामिक विशेषण रहेगा, दूसरा रहेगा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा होगा गुणवाचक विशेषण और चौथा रहेगा परिमाणवाचक विशेषण। अगर इसके आधार पर आपसे कभी विशेषण के भेद पूछे जाएं तब आपका जवाब कितना रहेगा? 4 रहेगा। लेकिन ये भी अलग अलग रहते हैं। अगर आप एनसीईआरटी में देखेंगे तब आपको विशेषण के भेद 6 नजर आएंगे। अगर आप लुसेंट पे देखेंगे तब आपको विशेषण के भेद कितने नजर आएंगे? 4 आएंगे। ठीक है, लेकिन हमने पढ़ना कैसे है, समझना कैसे, इसके ऊपर चर्चाएं करते हैं। अगर विशेषण की बात करें तो विशेषण किस प्रकार के शब्द होते हैं? विशेषण पे देखा जाता है जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताएं। संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताएं उन्हें क्या बोला जाता है? विशेषण बोला जाता है। तो इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? संज्ञा पढ़ा था, और संज्ञा के अंतर्गत जितनी भी बातें समझनी थी, जाननी थी, वो सारी हम पढ़ चुके हैं। और उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? सर्वनाम पढ़ा कि सर्वनाम कितने रहते हैं हिंदी में और सर्वनाम के कितने भेद रहते हैं। अगर आपने संज्ञा सर्वनाम की क्लासें नहीं देखी, वो टॉपिक नहीं देखे, तो पहले आप इन दोनों टॉपिकों को देखें, क्योंकि इनके बाद आपको ये विशेषण अच्छे से समझ आएंगे। अगर आपने संज्ञा सर्वनाम नहीं पढ़ा तो विशेषण अच्छे से क्लियर नहीं हो पाएंगे, क्योंकि बेस ये ही है दोनों, और ये विशेषण इन दोनों के ऊपर निर्भर है। ठीक है, तो होता क्या है कि जो ये विशेषण है, ये विशेषण क्या करते हैं? इन दोनों की विशेषताएं बताते हैं। और इन दोनों की विशेषता किसके संदर्भ में? जैसे नकारात्मक हो गया, सकारात्मक हो गया, गणनात्मक हो गया, तुलनात्मक हो गया, इस प्रकार की सभी क्या रहती है? विशेषताएं रहती है। वो इस प्रकार से, जैसे सपोज राम अच्छा लड़का है। ठीक है, तो यहां पर अभी इस वाक्य में जो ये राम है, ये राम क्या है? संज्ञा है। ठीक है, ये हम सभी जानते हैं, क्योंकि हमने पहले पढ़ रखा कि किसी भी नाम को क्या बोला जाता है? संज्ञा बोला जाता है। लेकिन कभी क्या रहता है? सर्वनाम का भी प्रयोग रहता है किसी वाक्य में। जैसे ये वाक्य हो गया, जैसे वह अच्छा लड़का है, तो ये जो वह शब्द है ये क्या है? सर्वनाम है। ठीक है, ये सर्वनाम है। तो हमारी परिभाषा किस प्रकार से है? विशेषण में क्या रहती है परिभाषा कि जब संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताई जाए, उस शब्द को क्या बोला जाता है? विशेषण बोला जाता है। तो इस वाक्य में विशेषता क्या बताई जा रही है? जो ये राम है, राम कैसा है? अच्छा है। और ये अच्छा शब्द क्या कर रहा है इस वक्त? विशेषण का कार्य कर रहा है। ठीक है, विशेषण का कार्य कर रहा है, तो इसी शब्द को क्या बोला जाता है? विशेषण बोला जाता है। अगर इस राम की जगह वह शब्द रहता तो वह अच्छा लड़का है, तो इस वह की भी विशेषता बताई जा रही है किस शब्द के माध्यम से? अच्छे शब्द के माध्यम से। तो यहां पर परिभाषा आपको क्लियर हो गई होगी इन दोनों के माध्यम से कि ये विशेषण क्या करते हैं? कभी संज्ञा की विशेषता बताते हैं और कभी सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। उन्हें क्या बोला जाता है? विशेषण बोला जाता है। लेकिन होता क्या है कि जो ये विशेषण है, कभी संज्ञा, जैसे सपोज ये संज्ञा है, तो विशेषण क्या करते हैं? कभी इस संज्ञा से पहले विशेषता बताएंगे इसकी, ठीक है, और कभी बाद में विशेषता बताते हैं। जब कभी ऐसी परिस्थिति बने कि ये राम है और इस राम से पहले इसकी विशेषता बता दें, तब उसका नाम आए उसके बाद, वो ऐसे सपोज जैसे यहां पर, जैसे अच्छा लड़का। ठीक है, ये कोई वाक्य है, अच्छा लड़का। और दूसरा इस प्रकार से, जैसे लड़का अच्छा। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि जो ये अच्छा शब्द है ये क्या है? विशेषण है। ये अभी किसका काम कर रहा है? विशेषण का काम कर रहा है। और ये लड़का शब्द क्या है? तो आप सभी जानते हैं संज्ञा शब्द है। ठीक है, और यहां पर क्या है कि लड़का पहले है, यानी संज्ञा पहले है, और विशेषण क्या है? बाद में है। विशेषण बाद में है। ठीक है, तो यहां पर हमने समझना ये है कि जो ये विशेषण शब्द है, कभी संज्ञा से पहले आते हैं और कभी ये विशेषण शब्द संज्ञा से बाद में आते हैं। जब इस प्रकार की परिस्थिति हो, कभी विशेषण शब्द पहले आए और कभी विशेषण शब्द बाद में आए, तो उस समय उन विशेषण को क्या नाम दिया जाता है? क्या बोला जाता है? तो ये समझना है। उसको क्या बोला जाता है कि प्रयोग के आधार पर। ठीक है, तो आप क्या ध्यान रखना? प्रयोग के आधार पर विशेषण। ठीक है, विशेषण।
कितने प्रकार के रहते हैं? तो आप ध्यान रखना 2 प्रकार की। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि विशेषण के कितने भेद हैं, तब आपके जवाब क्या रहेगा? 4। लेकिन प्रयोग के आधार पर जो विशेषण है वो अपना प्रयोग कितने रूप में देता है, तब आपका जवाब रहेगा 2 रूप में। वो कौन कौन से, उनको देखते हैं। जैसे अगर विशेषण की प्रयोग के आधार पर बात करें तो कितने प्रकार के रहते हैं? 2 प्रकार के, जिनमें से पहला रहेगा उद्देश्य विशेषण और दूसरा रहेगा विधेय विशेषण। अगर उद्देश्य विशेषण की बात करें तो इसमें किस प्रकार के शब्द आते हैं? जब संज्ञा शब्द से पहले विशेषण शब्द आए तो उसे क्या बोला जाता है? उद्देश्य विशेषण बोला जाता है। वो इस प्रकार से, सपोज ये बुद्धि क्या है? बुद्धि एक संज्ञा शब्द है, ठीक है। बुद्धि क्या रहती है? संज्ञा रहती है। और अभी क्या हो रखा, जो ये तीव्र है, तीव्र क्या है? विशेषण शब्द है। और विशेषण कौन सा? उद्देश्य विशेषण है, क्योंकि इस संज्ञा शब्द से पहले इसकी विशेषता आ रखी है, ठीक है। जैसे यहाँ पर लड़का क्या है? लड़का भी एक संज्ञा शब्द है। और लड़का किस प्रकार का है? अच्छा है, ठीक है। लड़का अच्छा है। और जो लड़के की विशेषता है वो कब बताई गई? इससे पहले, यानी लड़का शब्द से पहले उसकी विशेषता बताई गई। और जब इस प्रकार की किसी भी उदाहरण में परिस्थिति हो और आपसे कभी पूछा जाए कि इसमें अभी किस विशेषण का प्रयोग हुआ है, तो आपका जवाब रहेगा उद्देश्य विशेषण का, ठीक है। उसके बाद रहता है विधेय विशेषण। विधेय विशेषण में क्या रहता है कि जो ये संज्ञा है, ये संज्ञा पहले रहेगी, ठीक है। पहले क्या रहेगी? संज्ञा रहेगी। और संज्ञा के बाद जो विशेषता बताई जाएगी उसे क्या बोला जाएगा? विधेय विशेषण, ठीक है। लेकिन आप ध्यान रखना, ये जो संज्ञा है इसको विशेषण के अंतर्गत क्या बोला जाता है? विशेष्य बोला जाता है, ठीक है। विशेष्य बोला जाता है। और ये जो विधेय विशेषण है ये क्या है? आपका विशेषण ही हो जाएगा, ठीक है। विधेय क्या है? ये विशेषण है। तो आपने क्या ध्यान रखना है इसके अंतर्गत? जो विशेषण है ये प्रयोग के आधार पर कितने प्रकार के रहते हैं? 2 प्रकार के, जिनमें से एक रहेगा उद्देश्य विशेषण और दूसरा रहेगा विधेय विशेषण। उद्देश्य विशेषण किस प्रकार के रहते हैं कि जब संज्ञा शब्द से पहले कोई विशेषण शब्द उस संज्ञा शब्द की विशेषता बताएं, उसे क्या बोला जाता है? उद्देश्य विशेषण बोला जाता है। और विधेय में क्या रहता है कि संज्ञा शब्द पहले आएगी, संज्ञा या सर्वनाम कोई भी आ सकता है, और उसके बाद कोई विशेषण शब्द आए और उसकी विशेषता बताएं, तो उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है विधेय विशेषण, ठीक है। लेकिन ये एक बात आप मोस्ट इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखना कि जो संज्ञा सर्वनाम है, यानी जो विशेषण संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, संज्ञा और सर्वनाम, तो इन संज्ञा सर्वनाम को विशेषण के अंतर्गत क्या बोला जाता है? विशेष्य बोला जाता है, ठीक है। विशेष्य बोला जाता है। और इन विशेष्य की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण बोला जाता है। तो आपने क्या ध्यान रखना है? पहले तो हमने विशेषण समझा, और विशेषण किसकी विशेषता बताते हैं? संज्ञा और सर्वनाम की, ठीक है। और संज्ञा सर्वनाम को विशेषण के अंतर्गत क्या बोला जाता है? विशेष्य बोला जाता है। फिर आप ये पूछेंगे कि विशेष्य क्या होता है? तो विशेष्य ऐसे शब्द होते हैं जिनकी विशेषता बताई जाती है। जैसे अगर मेरे कुछ विशेषता बताई जाएगी तो मैं विशेषण के अंतर्गत क्या कहलाऊंगा? विशेष्य कहलाऊंगा, ठीक है। और जो विशेषता बताएंगे उन्हें क्या बोला जाएगा? विशेषण बोला जाएगा, ठीक है। फिर हमने उसके बाद ये देखा था कि प्रयोग के आधार पर विशेषण कितने प्रकार के हैं? तो प्रयोग के आधार पर विशेषण है 2 प्रकार के, जिनमें पहला उद्देश्य विशेषण रहेगा और दूसरा रहेगा विधेय विशेषण। उद्देश्य और विधेय का प्रयोग आप भली भांति समझ गए होंगे। अब इसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट और बिंदु है इसके अंतर्गत समझने के लिए, जिसे क्या बोला जाता है? प्रविशेषण, ठीक है। प्रविशेषण। और प्रविशेषण क्या होता है इसको जानेंगे, उसके बाद हम आएंगे, फिर उसके बाद आएंगे इन भेदों के ऊपर कि इन भेदों में हमने विशेषण को कैसे कैसे पढ़ना है, कैसे कैसे समझना है। पहले जानते हैं प्रविशेषण। देखिए प्रविशेषण किस प्रकार के विशेषण रहते हैं? तो हम विशेषण तो अच्छे से समझ चुके हैं कि विशेषण क्या होते हैं, लेकिन प्रविशेषण भी क्या भी रहते हैं कि प्रविशेषण भी इस प्रकार के शब्द देखने को मिलते हैं। तो यहां पर क्या रहता है, जैसे राम बहुत अच्छा लड़का है, ठीक है। राम बहुत अच्छा लड़का है। तो हमने इस वाक्य के माध्यम से हमने ये समझना है कि प्रविशेषण क्या होता है। जब हम सारा बेसिक स्ट्रक्चर समझ लेंगे तो ये भेद हमारे लिए कुछ नहीं है, ये बिल्कुल आसान बन जाएगा। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना होता है कि जो बेसिक सारी बातें हैं वो सारी अच्छे से क्लियर करनी होती है, ठीक है। अगर राम की बात करें तो राम क्या है इसके अंतर्गत?
संज्ञा है। और संज्ञा की विशेषता क्या है कि संज्ञा कैसी है, अच्छी है। ये क्या है, इसके अंतर्गत विशेषण है। ठीक है, तो यहाँ पर जब विशेषण की भी विशेषता बताएं, ठीक है, जो विशेषण है जब इसकी भी विशेषता बताई जाएगी तो उस शब्द को क्या बोला जाएगा, उस शब्द को बोला जाएगा प्रविशेषण। तो आप प्रविशेषण में क्या ध्यान रखना कि ऐसे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, प्रविशेषण बोला जाता है। वो इस प्रकार से राम संज्ञा शब्द है और राम की विशेषता क्या बताई जा रही है कि राम कैसा है, अच्छा लड़का है। ठीक है, तो ये अच्छा शब्द अभी किसका काम कर रहा है, विशेषण का काम कर रहा है। लेकिन इस वाक्य में फिर एक जो बहुत शब्द है ये क्या कर रहा है, इस शब्द की भी विशेषता बता रहा है। और जब इसकी भी विशेषता बताएगा तो इस प्रकार के सभी शब्द क्या कहलाएंगे, प्रविशेषण कहलाएंगे। तो ये कभी सर्वनाम में जो विशेषण होगा कभी उसकी विशेषता बताएगा, कभी जो संज्ञा की विशेषता होगी कभी उसकी विशेषता बताएगा। तो इन सभी शब्दों को क्या बोला जाता है, प्रविशेषण। तो प्रविशेषण आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसके बाद देखते हैं ये जो विशेषण के भेद हैं, इन भेदों को पढ़ते हैं बारी बारी से। तो पहला पढ़ते हैं हम सार्वनामिक विशेषण के सार्वनामिक विशेषण क्या विशेषण रहते हैं, इस पर किस प्रकार के शब्द रहते हैं, चलिए देखते हैं। चलिए पहला विशेषण है सार्वनामिक विशेषण। और सार्वनामिक विशेषण इसके अंतर्गत जो ये सार्वनामिक शब्द है ये किससे मिलकर बनाए, ये बनाए सर्वनाम से। ठीक है, ये सार्वनामिक शब्द किससे बनाए, किसका परिवर्तित रूप है, सर्वनाम का। तो यहाँ से हमने समझना ये है कि जब कभी जो ये सर्वनाम है जब ये कभी विशेषण का कार्य करेंगे तो इन्हें क्या बोला जाता है, उस वक्त सार्वनामिक विशेषण बोला जाता है। आप क्या ध्यान रखेंगे, जब सर्वनाम विशेषण का कार्य करेंगे तो वो सर्वनाम न रहकर सार्वनामिक में बदल जाते हैं। वो इस प्रकार से, जैसे वह छात्र नहीं आया, तो यहां पर जो ये वह है वो किसकी विशेषता बता रहा है, छात्र की विशेषता। तो जब सर्वनाम, वैसे तो ये सर्वनाम है, ठीक है, वह किसके अंतर्गत पढ़ा था, हमने सर्वनाम के अंतर्गत पढ़ा था। अगर आपको ध्यान होगा, आपने पहला टॉपिक देखा होगा, तो ये वह हमने किसके अंतर्गत पढ़ा, सर्वनाम के अंतर्गत पढ़ा। वह, यह, वे, ये, इस प्रकार के सभी शब्द क्या रहते हैं, सर्वनाम रहते हैं। लेकिन क्या होता है, जब ये सर्वनाम कभी विशेषण का कार्य करते हैं तो ये सर्वनाम नहीं रहते, बल्कि इनको क्या बोला जाता है, सार्वनामिक विशेषण बोला जाता है। तो सर्वनाम क्या करते हैं, एक तो इनका कार्य संज्ञा के बदले प्रयुक्त होना होता है, लेकिन विशेषण में ये क्या करते हैं, कभी कभी सर्वनाम, कभी कभी किसी संज्ञा शब्द की विशेषता भी बताते हैं। ठीक है, जैसे यह घर मेरा है, तो ये जो यह शब्द है ये किसी एक घर के ऊपर विशेष बल डाल रहा है, और जब विशेष बल डाल रहा है तो यहीं से इसने क्या करा, विशेषण का कार्य करा। ठीक है, यहीं से इसने विशेषण का कार्य करा, और जब इसने विशेषण का कार्य करा तो ये सर्वनाम न रहकर किस में बदल जाएगा, आपका सार्वनामिक में बदल जाएगा। जैसे यह मेरा मार्कर है, तो यह मेरा मार्कर, तो इस मार्कर की जो विशेषता बताई जा रही है वो क्या बताई जा रही कि यह मेरा है, एक विशेष बल डाला जा रहा है, तो इसी को क्या बोला जाता है, सार्वनामिक विशेषण बोला जाता है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं संख्यावाचक विशेषण की संख्यावाचक विशेषण में किस प्रकार के शब्द आते हैं। चलिए दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। और संख्यावाचक विशेषण में क्या देखा जाता है कि जब किसी संज्ञा सर्वनाम की संख्याओं के माध्यम से विशेषता बताई जाएगी तो उसे क्या बोला जाता है, संख्यावाचक विशेषण बोला जाता है। लेकिन इसके अंतर्गत दो परिस्थितियां बन जाती है। वो दो परिस्थितियां इस प्रकार से, जैसे सपोज कोई वाक्य आया, जैसे कुछ छात्र घर गए। ठीक है, घर गए, तो यहाँ पर कुछ कितने हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, हमें स्पष्ट जानकारी नहीं हो रही कितने छात्र घर गए। अगर यहाँ पर ये आता कि 10 छात्र घर गए तो हमें संपूर्ण जानकारी मिल रही कि 10 छात्र घर जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो ये छात्र हैं तो इन छात्रों की विशेषता कभी तो संख्या के माध्यम से बताई जा रही है, और संख्या कौन सी, जिससे हमें निश्चित जानकारी हो रही है। ठीक है, किस प्रकार की जानकारी, निश्चित जानकारी। लेकिन कभी ये इस प्रकार के शब्द होते हैं जिससे हमें निश्चित जानकारी नहीं होती, एक अनुमान लगाया जाता है कि कुछ में 10 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बन जाता है, इस संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत इसी प्रकार से दो भेद बन जाते हैं। वो इस प्रकार से, एक रहेगा निश्चित, एक रहेगा
निश्चित संख्यावाचक, ठीक है, निश्चित संख्यावाचक रहेगा, और एक रहेगा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, ठीक है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जैसे संख्यावाचक विशेषण है, इसके अंतर्गत जैसे निश्चित संख्यावाचक रहेगा, दूसरा रहेगा अनिश्चित संख्यावाचक। तो निश्चित संख्यावाचक में क्या रहता है कि इसके अंतर्गत स्पष्ट संख्या दिखाई देगी कि कितनी संख्या को बोला जा रहा है या कितनी संख्या के माध्यम से विशेषता बताई जा रही है। और यहाँ पर जो अनिश्चित है, इसके अंतर्गत हमें स्पष्ट नजर नहीं आएगा कि कितनी संख्या के माध्यम से विशेषता बताई जा रही है। जैसे 10 किताबें दो, ठीक है, 10 किताबें दो, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पता है कि जो किताबें की विशेषता क्या बताई जा रही है, 10। इन 10 के माध्यम से क्या बताई जा रही है, अभी विशेषता बताई जा रही है। तो ये 10 क्या है, विशेषण है, ठीक है। और कभी वाक्य इस प्रकार क्या आएगा, जैसे कुछ किताबें दो, ठीक है, किताबें दो। तो यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि कुछ में कितनी भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। जब कभी वाक्य इस प्रकार से दिखें तो ये किसके अंतर्गत आ जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत। लेकिन ध्यान रखना, आपसे कभी वाक्य इस प्रकार से पूछा जाएगा, कुछ किताबें दो, निम्न वाक्य में विशेषण है। अगर आपको विकल्प में ये चारों दिखे तब आपका जवाब क्या रहेगा, संख्यावाचक, क्योंकि है तो संख्या 10 हो सकती है, 20 हो सकती है, जितनी भी हो सकती है। अगर गणना की जाए कुछ ना कुछ संख्या तो निकल के आएगी, लेकिन हमें स्पष्ट नहीं है, स्पष्ट जानकारी नहीं हो रही कि कितनी है। वो किसके अंतर्गत आ जाएगा, अनिश्चित के अंतर्गत। लेकिन अगर विकल्प में कभी ये रहेगा कि निश्चित संख्यावाचक है, अनिश्चित संख्यावाचक है, या गुणवाचक है, या परिमाणवाचक है, तब आपका जवाब क्या रहेगा, जब इस प्रकार से रहते हैं तब आपका जवाब रहेगा अनिश्चित संख्यावाचक है। लेकिन आप सिंपली ये ध्यान रखना कि संख्यावाचक में 2 प्रकार की परिस्थिति बनती है, एक निश्चित वाचक बनती है, एक अनिश्चित वाचक। जब निश्चित संख्या सामने आती है वो निश्चित संख्यावाचक में रहता है, और जब अनिश्चित संख्या सामने आती है वो अनिश्चित रहता है। और संख्या के माध्यम से विशेषता इस प्रकार से बताई जाती है, जैसे 10 किताबें दो, तो ये किताबें क्या हो जाएगा, इसके अंतर्गत विशेषी हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, विशेषी हो जाएगा। और ये जो 10 है ये इसके अंतर्गत क्या हो जाएगा, आपका विशेषण हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर है तो ये किताबें भी क्या हो जाएगी, विशेषी हो जाएगी, और कुछ शब्द क्या हो जाएगा, विशेषी हो जाएगा इसके अंतर्गत। अब इसके बाद देखते हैं गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण पे किस प्रकार के शब्द आते हैं और कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो गुण को दर्शाते हैं, गुण का बोध करते हैं, चलिए देखते हैं। चलिए तीसरा है गुणवाचक विशेषण। और गुणवाचक विशेषण में किस प्रकार के शब्द आते हैं, तो आप ध्यान रखना, अगर काल के आधार पर कोई शब्द आता है तो काल के आधार पर जैसे नया हो गया, पुराना हो गया, ताजा हो गया। अगर अवस्था के आधार पर पूछा जाए तो अवस्था भी क्या रहती है, किसी के गुण रहते हैं। अवस्था कैसी भी हो, वो चाहे बचपन हो गया, जवान हो गया, जवानी हो गया, बूढ़ा हो गया, बुढ़ापा हो गया, ये सभी क्या रहती, अवस्थाएं रहेगी। और इस प्रकार के कभी शब्द रहते हैं संज्ञा सर्वनाम के आगे पीछे, तो वो भी उस वक्त ये सभी भी क्या करेंगे, विशेषण का कार्य करेंगे। लेकिन किस विशेषण का कार्य करेंगे, गुणवाचक विशेषण का कार्य करेंगे। इसी के साथ साथ दशा ध्यान रखेंगे। दशा में जैसे आपका मोटा, पतला, सूखा, गीला, इस प्रकार के जितने भी शब्द आएंगे ये सब दशा को प्रदर्शित करेंगे, लेकिन ये भी किसके अंतर्गत आ जाएंगे, आपके गुणवाचक के अंतर्गत। और गुणवाचक के अंतर्गत अंतिम आप ये ध्यान रखना कि जितने भी रंग रहते हैं, सभी रंग 12 रंग रहते हैं, अगर सभी रंग आए किसी संज्ञा सर्वनाम के आगे पीछे तो वो भी उस वक्त उस संज्ञाओं का गुण का बोध करेंगे, ठीक है। सपोज यहां से वाक्य लेते हैं, जैसे सपोज जैसे संतरे ताजे हैं, ठीक है, संतरे ताजे हैं। तो आप जानते हैं ये जो संतरा शब्द है या संतरे हैं, ये किस प्रकार का है, ये संज्ञा है। और संज्ञा के साथ साथ ये अभी विशेष्य है, ठीक है, क्योंकि विशेष्य इसलिए इस संज्ञा शब्द की अभी क्या बताई जा रही है, विशेषता बताई जा रही है। वो किसके माध्यम से, ताजे शब्द के माध्यम से। तो ताजा शब्द क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। तो आप क्या ध्यान रखना, जैसे संतरे ताजे हैं तो संतरे शब्द क्या है, संज्ञा है, लेकिन इस संतरे शब्द की विशेषता किस शब्द के माध्यम से बताई जा रही है, तब आप ध्यान रखना ताजे शब्द के माध्यम से इस संतरे शब्द की विशेषता बताई जा रही है। जैसे कमीज, जैसे मेरी कमीज सफेद है, ठीक है, सफेद है। तो आप जानते हैं जो ये कमीज है, इस कमीज की विशेषता क्या है कि कमीज कैसी है, सफेद है। तो यहाँ पर जो सफेद है ये किस
ये किसके अंतर्गत है? तो आप जानते हैं रंग के अंतर्गत। और सभी रंग, जितने भी रंग है, ये भी किसका बोध करेंगे? गुणवाचक विशेषण का। ठीक है, तो यहाँ पर कमीज के गुण इस वक्त कैसे हैं कि कमीज कैसी है? सफेद है। तो आपको किसी भी प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे मेरी कमीज नई है, तो यहाँ पर इस वक्त इस वाक्य के अंतर्गत कौन सा विशेषण है? तब आप ध्यान रखना गुणवाचक विशेषण। मेरी कमीज पुरानी है, वाक्य में कौन सा विशेषण है? आपका जवाब रहेगा गुणवाचक विशेषण। ठीक है, मैं पतला हूं, वाक्य में विशेषण है गुणवाचक विशेषण। मैं मोटा हूं, वाक्य में विशेषण है गुणवाचक विशेषण। तो आपको क्या करना है? इन सभी शब्दों को ध्यान रखना है। ये सभी शब्द किसके अंतर्गत रहेंगे? आपके गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत रहेंगे। तो गुणवाचक पे ये था। अब इसके बाद रहता है परिमाणवाचक। ये परिमाणवाचक के अंतर्गत किस प्रकार के शब्द आते हैं, किस प्रकार के शब्द विशेषता बताते हैं संज्ञा सर्वनाम के, ये देखते हैं। चलिए देखते हैं। चौथा है परिमाणवाचक विशेषण। और परिमाण का मतलब क्या रहता है? परिमाण का मतलब होता है मापतोल। ठीक है, मापतोल रहता है। और जब किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता मापतोल के माध्यम से बताई जाएगी, उसे क्या बोला जाता है? परिमाणवाचक विशेषण। लेकिन इसके अंतर्गत भी दो प्रकार की परिस्थितियां रहती है। एक तो रहेगा निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है, और एक रहेगा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अगर निश्चित परिमाणवाचक विशेषण की बात करें तो इसमें क्या रहता है कि जितना मापतोल रहता है उसका हमें निश्चित जानकारी रहती है, निश्चित पता चलता है। लेकिन अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में क्या रहता है? इसके हमें निश्चित जानकारी नहीं मिलती। जैसे सपोज कुछ और कितना, उतना, ज्यादा। ठीक है, इस प्रकार के सभी शब्द किसको प्रदर्शित करेंगे? अनिश्चित परिमाणवाचक में। इसमें जो आएंगे शब्द वो आएंगे जैसे 1 केजी, 1 लीटर, 1 लीटर। ठीक है, इस प्रकार से 10 मीटर आ गया, जैसे आपका 10 मीटर आ गया, 10 किलोमीटर आ गया। ये सभी के सभी क्या आ जाएंगे? आपके परिमाणवाचक के अंतर्गत आ जाएंगे। और परिमाणवाचक के भी किसके? निश्चित परिमाणवाचक के अंतर्गत आएंगे। तो पहले आपको क्या ध्यान रखना है कि जो परिमाणवाचक है, परिमाणवाचक में दो भेद रहते हैं, जिनमें एक रहेगा निश्चित परिमाणवाचक रहेगा और दूसरा रहेगा अनिश्चित परिमाणवाचक। अनिश्चित परिमाणवाचक में किस प्रकार के आएंगे? जैसे कुछ आ गया, कितना आ गया, उतना आ गया, ज्यादा आ गया। जैसे मुझे थोड़ी चाय दो, तो कितनी थोड़ी दें? कुछ पता नहीं चल रहा, आधा कप चाहिए या आधे कप से ज्यादा चाहिए। तो जब इस प्रकार के वाक्य हमारे सामने आए तो उस समय हमें क्वांटिटी का पता नहीं चलता कि कितना बोला जा रहा है। ठीक है, कि कितनी मांगा जा रहा है। उसके बाद जैसे मुझे बहुत ज्यादा खाना दो, कितना बहुत ज्यादा दो? मुझे कम खाना दो, तो यहां पर हमें पता नहीं चल रहा। तो ये सभी के सभी शब्द किसके अंतर्गत आ जाएंगे? अनिश्चित परिमाणवाचक के अंतर्गत आ जाएंगे। और जो निश्चित परिमाणवाचक है इसके अंतर्गत जैसे 1 किलो चीनी दीजिए, तो 1 किलो चीनी का हमें स्पष्ट पता चल रहा है। जैसे सपोज 1 किलो, 1 केजी चीनी दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो चीनी है, चीनी की विशेषता क्या बताई जा रही है कि कितनी चाहिए हमें? 1 केजी। तो ये 1 केजी क्या है? अभी इस वक्त किसका कार्य कर रहा है? विशेषण का कार्य कर रहा है। और विशेषता किसकी बताई जा रही है? चीनी की। तो चीनी क्या हो जाएगी आपकी इसके अंतर्गत? विशेष्य हो जाएगी। तो यहाँ पर ध्यान रखना, चीनी क्या कहलाएगी? विशेष्य कहलाएगी। और चीनी की विशेषता किसके माध्यम से बताई जा रही है? 1 केजी के माध्यम से। यानी चीनी कितनी है? 1 केजी है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ध्यान रखेंगे। जैसे 1 लीटर दूध, तो 1 लीटर यानी दूध की विशेषता क्या है कि कितना है? 1 लीटर है। नहीं तो हम क्या बोलते हैं? 1 किलो दूध। जबकि लिक्विड, जितनी भी लिक्विड चीजें हैं वो किसके अंतर्गत मापी जाती है? लीटर के अंतर्गत। वो अशुद्ध रहता है, हम क्या बोलते हैं? 1 किलो दूध। इस प्रकार का वाक्य अशुद्ध रहता है, जबकि शुद्ध क्या रहता है? 1 लीटर दूध। ठीक है, 10 मीटर कपड़ा, तो 10 मीटर कपड़े का कुछ ना कुछ माप है। अगर इसके अंतर्गत अनिश्चित के अंतर्गत करें, जैसे सपोज कुछ कपड़ा, ठीक है, तो ये अनिश्चित है। सब धन, ठीक है, सब धन आ गया, ये आपका अनिश्चित है। सब पानी, ये अनिश्चित है। लेकिन निश्चित के अंतर्गत क्या रहेगा? हमें जितना भी उसका आंकड़ा होगा, जितना भी माप तोल होगा, वो हमें स्पष्ट नजर आएगा। वो किसके अंतर्गत आ जाएगा? निश्चित परिमाणवाचक के अंतर्गत। अब इसके बाद क्या रहता है? इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट
एक और बिंदु रहता है, जो विशेषण रहते हैं, इन विशेषण की अवस्थाएं पढ़नी होती है। ठीक है, विशेषण की अवस्था, ठीक है, कि विशेषण की कितनी अवस्थाएं रहती है, इनके ऊपर एक नजर डालते हैं, फिर हमारा विशेषण का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। चलिए देखते हैं। चलिए अब है अंतिम टॉपिक, विशेषण की अवस्थाएं। तो अगर आपसे कभी सवाल सीधा ये पूछा जाता है कि जो विशेषण है इनकी अवस्थाएं कितनी रहती है, तब आप ध्यान रखना 3 अवस्थाएं रहती है, जिनमें से पहले रहेगी मूल अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तमा अवस्था। ठीक है, इस प्रकार से। लेकिन इन पे जब इन अवस्था का कभी वाक्यों में प्रयोग देखने को मिलता है, उस समय आपसे इनकी अवस्थाएं पूछी जाती है, वो किस प्रकार से उसका जवाब देना है वो देखना है। अगर यहाँ पर मूल अवस्था की बात करें तो मूल अवस्था में आप सामान्यतः ध्यान रखना, जैसे सपोज जैसे राधा सुंदर सुंदर लड़की है। ठीक है, सुंदर लड़की है, तो यहाँ पर जो राधा है इसकी विशेषता क्या बताई जा रही है कि राधा कैसी है, सुंदर है। जब इस प्रकार से सामान्य दिखें, जैसा हमने अभी विशेषण पे पढ़ा, कभी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है। जब सामान्य रूप से विशेषता बताई जाएगी तो वो उस वक्त किस अवस्था में है, आपकी मूल अवस्था में। लेकिन यहाँ पर जो उत्तरावस्था है, उत्तरावस्था में क्या रहता है कि जब कभी तुलना बताई जाती है, जब एक दूसरे की तुलनाएं की जाती है, उस समय उस वाक्य में कौन सी अवस्था रहती है, उत्तरा अवस्था। जैसे जैसे राधा से श्याम सुंदर है, राधा से श्याम सुंदर है, या देहरादून से मसूरी सुंदर है। जब दो स्थानों में या दो संज्ञाओं में तुलनाएं की जाती है तो उस समय जो तुलनात्मक भाव होता है, उस समय उस वाक्य में कौन सी अवस्था रहती है, उत्तरावस्था रहती है। ठीक है, और उसके बाद रहता है उत्तमावस्था। उत्तमावस्था में क्या रहता है कि जब कोई एक व्यक्ति बहुत सारे व्यक्तियों में अव्वल रहता है, सपोज राम क्लास में फर्स्ट आया, तो उस वक्त उस वाक्य में जो विशेषता है वो कौन सी है, वो विशेषण की कौन सी अवस्था है, तो ध्यान रखना उत्तमा अवस्था। तो पहले में क्या है, पहले में जब सामान्य तो किसी की विशेषताएं बताई जाएगी तो उस वाक्य में कौन सी अवस्था रहती है, उस वाक्य में रहती है मूल अवस्था रहती है। और दूसरे में क्या रहता है कि जब तुलनात्मक भाव रहता है, किसी दो संज्ञा में तुलनात्मक भाव रहता है, उस समय उसमें रहती है उत्तरावस्था। और जब बहुत सारी संज्ञा में से कोई एक संज्ञा अव्वल रहती है तो उस समय उसमें कैसी रहती है, उत्तमावस्था। ठीक है, जैसे मोहन सभी लड़कों में से तेज दौड़ता है, तो सभी बहुत सारे होंगे, 5-6 लड़के हैं, उन सभी में केवल एक मोहन है जो तेज दौड़ता है। इस वाक्य में विशेषण की कौन सी अवस्था है, तब आपका जवाब रहेगा उत्तमा अवस्था। ठीक है, तो ये विशेषण का टॉपिक था। विशेषण पे हमने क्या क्या समझा, क्या क्या पढ़ा, 2 मिनट रिवीजन कर लेते हैं। पहले हमने विशेषण समझा, विशेषण क्या रहते हैं, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। फिर हमने उसके बाद देखा था कि जो संज्ञा सर्वनाम है इनकी विशेषता बताई जाती है, लेकिन विशेषण के अंतर्गत इन्हें किस नाम से जाना जाता है, विशेष्य के नाम से। फिर हमने विशेष्य को समझा कि विशेष्य क्या होते हैं, तो विशेष्य ऐसे शब्द होते हैं जिनकी विशेषता बताई जा रही है। सपोज मेरी विशेषता बताई जाएगी तो मैं विशेषण के अंतर्गत क्या कहलाऊंगा, विशेष्य। ठीक है, फिर हमने उसके बाद देखा था कि जो विशेषण है ये प्रयोग के आधार पर 2 प्रकार के रहते हैं, जिसमें पहला उद्देश्य विशेषण रहता है, दूसरा विधेय विशेषण है। जो उद्देश्य विशेषण है ये संज्ञा के पहले आता है और जो विधेय विशेषण है ये संज्ञा के बाद में आता है। ठीक है, फिर उसके बाद एक और बिंदु समझा था प्रविशेषण। तो हमने प्रविशेषण पे समझा था कि जब विशेषण की भी विशेषता बताई जाती है उसे प्रविशेषण बोला जाता है। और उसी के साथ साथ हमने ये भी समझा कि विशेषण प्रयोग के आधार पर कितने प्रकार के रहते हैं, 2 प्रकार के। फिर हमने क्या समझा था कि विशेषण के कितने भेद हैं, 4 भेद हैं, जिनमें से हमने बारे से इन सभी को पढ़ा था। तो आज का टॉपिक यहीं तक था, मिलते हैं नेक्स्ट क्रिया वाले टॉपिक में।